हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सोशल साइंस के नोट्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक पॉइंट जो है आपको सही से पढ़ना पड़ेगा और आप देखोगे कि सभी चैप्टरों में से, मतलब सभी जितने भी हमने इम्पॉर्टेंट नोट्स किए हिस्ट्री में, सबसे बड़ा आपको यही देखने को मिलेगा। इसलिए आराम से बैठ के आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उसी के साथ इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे क्या रीज़न था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा जो कनेक्शन था वो जो हमने करा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके साथ हमने वो चीज़ कवर किया था। तो वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट हर जगह था। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट इंडिया पे क्या पड़ा वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी इस चैप्टर को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब ऑफकोर्स वॉर हुआ तो बहुत ज़्यादा डिफेंस पर पैसे खर्च करने पड़े, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, जिसकी वजह से उसने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे पहले जो है लोगों के इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, बट उसके बाद इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सके। नेक्स्ट है प्राइजेस ऑफ आइटम इंक्रीज ड्यूरिंग द, ये मतलब ये सारे जो जब ये चल रहा था ना आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 में, लेकिन इफेक्ट ऑफ कोर्स एक साल पहले ही आ गया था। तो 1913 से लेकर 1918 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे हर चीज़ के रेट जो है बढ़ रहे थे। कॉमन पीपल वर द वर्स्ट सफर्स बिकॉज ऑफ द प्राइस रेट, और जो आम आदमी था उसको डेफिनेटली सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे कीमत बढ़ने की वजह से। फोर्स रिक्रूटमेंट, और ऊपर से गाँव के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था कि हाँ आपको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको ज़रूरत थी वर्क में, और तो जिसकी वजह से भी लोगों में गुस्सा था, क्यों, क्योंकि ज़बरदस्ती उनको ले जाया जा रहा था। और नेक्स्ट बाई चांस ये भी हुआ कि उसी साल जो है सूखा पड़ गया, क्रॉप फेलियर हो गया। तो सो क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब क्या हुआ, क्रॉप फेलियर होने की वजह से खाने की बहुत कमी पड़ गई, मतलब इतनी कमी पड़ गई ना, आप ये सोच सकते हो कि उस टाइम पे लोग भूखमरी की वजह से भी मरे थे। और साथ ही के साथ इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी भी आ गई। हालांकि अभी तो ये नॉर्मल है, हैज़ा जैसे बोलते हैं, बट उस टाइम पे जो है उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया। और 1921 सेंसस को हम देखें तो लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है या तो सूखे से मरे थे या फिर इस एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो ये पूरा इफेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब उसके बाद जो है गांधी जी वापस आते हैं हमारे इंडिया में 1915 को। तो वहाँ पर गांधी जी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट वो सत्याग्रह। तो सत्याग्रह से पूछ लेते हैं कि सत्याग्रह से आपका क्या मतलब है और गांधी जी के अर्ली मूवमेंट कौन से थे। तो महात्मा गांधी एडवोकेटेड अ नोबल मेथड ऑफ कलेक्टिव मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी ने एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से लोग साथ में तो आएंगे लेकिन बिना वायलेंस, वहाँ पर वायलेंस यूज़ नहीं करेंगे। दिस मेथड वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ समवन इज फाइटिंग फॉर ट्रू गॉड, ये मेथड इस आइडिया पे बेस्ड था कि अगर कोई इंसान सही रीज़न के लिए, सही कॉज के लिए लड़ रहा है ना, तो ज़रूरत नहीं है कि हाँ उस चीज़ में हम वायलेंस यूज़ करें या फिर अग्रेशन यूज़ करें। तो उसी को गांधी जी ने क्या बोला, सत्याग्रह। और सत्याग्रह के थ्रू उन्होंने 3 मूवमेंट किए और जो कि सक्सेसफुल भी रहा। फर्स्ट इज पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण, जहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से खेती करवाई जाती थी इंडिगो की। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा 1917, मतलब सूखा पड़ने के बावजूद उनसे जो है टैक्स वसूला जा रहा था, तो उसको लेकर ये खेड़ा में मूवमेंट हुआ था। और मिल वर्कर मूवमेंट हुआ था अहमदाबाद में 1918 में, जबकि उनके बोनस को रोक लिया गया था। तो ये 3 मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर वाइज कैसे कैसे पहले कौन सा हुआ ये भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद ये 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट वॉज पास बाई द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है। इंडियन मेंबर्स डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट। अब इंडियन जो मेंबर्स थे उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल भी इस एक्ट को सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मतलब उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इट गेव इनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है ना उसको वो आसानी से दबा सकते हैं। इवन उन्होंने लोगों को मतलब ये अलाउड कर दिया कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है ना उसको आप हिरासत में ले सकते हैं बिना किसी मुकदमा के। 2 साल तक मतलब किसी को भी अंदर रखा जा सकता है। तो इसी वजह से इसे बिना अपील बिना दलील वाला एक्ट भी कानून भी कहा गया था। बिना वकील बिना अपील बिना दलील वाला कानून किसको कहा गया था? इस रॉलेट एक्ट को।
अब उसके बाद जो है 6 अप्रैल में को क्या होता है ये चीज़ हम देखेंगे। जब पहली बात तो ये आ गया था आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आया, लेकिन उसके बाद जस्ट मूवमेंट हुआ क्योंकि पब्लिक को पसंद नहीं आया, तो सब लोगों ने क्या किया, इसको मतलब कि इसके अगेंस्ट जो है लोगों ने रैलियां निकाली। तो 6 अप्रैल 1990 गांधी जी लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह, मतलब नेशन वाइड पूरे देश के लिए सत्याग्रह जो है लॉन्च कर दिया गांधी जी ने अगेंस्ट दी प्रपोज रॉलेट एक्ट। द कॉल ऑफ स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स, और जो स्ट्राइक की घोषणा की गई थी गांधी जी के द्वारा, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग अलग अलग शहर से आए और उस दिन दुकानें बंद रही, रेलवे वर्कशॉप में जो वर्कर्स काम करते थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए, तो ये काफ़ी अच्छा था। बट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। बट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली क्या चाहती थी कि जो भी ये नेशनलिस्ट वाले लोग आए हैं ना, जो कि मतलब अपने देश के बारे में स्वतंत्रता चाह रहे हैं, तो उनको हम क्या करें, उनको दबाएं। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया और गांधी जी को दिल्ली से बैन कर दिया गया। अब उसके बाद जो है कुछ दिन बाद ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के पीछे लोगों में गुस्सा तो उसका भी था, रॉलेट एक्ट का भी था, और साथ में मार्शल लॉ को भी इम्पोज कर दिया गया पंजाब के अमृतसर में, जिसकी वजह से मीटिंग्स चल रही थी जलियांवाला बाग में। और वैसे तो मेला भी था, बट जनरल डायर ने वहाँ पर क्या किया, गोली वोली चलवा दी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट है। तो ऑन 10 अप्रैल 1919 इन अमृतसर द पुलिस फायर्स अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन। मतलब 10 अप्रैल को ऐसा होता है कि पुलिस क्या कर देती है, एक शांति से जुलूस जो जा रहा होता है ना, उस पर भी वो क्या करती है, गोलीबारी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लोगों को आ जाता है गुस्सा, और वो क्या करती है, गवर्नमेंट की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जब अटैक करना शुरू कर दिया तो वो ब्रिटिश वाले भी चुप तो रहेंगे नहीं, उन लोगों ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया अमृतसर में, जिसकी वजह से कहीं पर भी कर्फ्यू लगा दिया, लोगों को आना जाना बंद कर दिया, और जो पूरा कमांड है वो दे दिया गया जनरल डायर को वहाँ पर। और बहुत ही मतलब क्रूल टाइप का पर्सन था। द जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919, द डे ऑन विच वैसाखी is celebrated in Punjab. A crowd of villagers came to participate in a fair in जलियांवाला बाग. This was enclosed from all sides with narrow entry points. और ये जलियांवाला बाग जो था हर जगह से तो बंद था और एंट्री भी बहुत पतली सी थी, और जनरल डायर ने क्या किया, एकदम से ब्लॉक कर दिया एग्जिट पॉइंट को और गोली चला दी, और जिसकी वजह से सैकड़ों लोग उस इंसिडेंट में मारे गए। अब इसके लिए भी पब्लिक के अंदर काफ़ी गुस्सा था। डिफरेंट जो भी लीडर्स थे उनको जो भी टाइटल्स मिले थे वो उन्होंने वापस किए, तो बहुत कुछ हुआ। और बट साथ ही में जो है खिलाफत मूवमेंट, मतलब गांधी जी ने अब ये देखा कि खिलाफत जो इशू आया बीच में, तो गांधी जी को एक ऐसा लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम हिंदू और मुस्लिम को सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली इसमें हुआ क्या था ये आपसे पूछ सकते हैं। द ऑटोमन टर्की वॉज बैडली डिफीटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसे भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये कि ऑटोमन टर्की को ना हरा दिया गया था। देयर वर र्यूमर्स, और ऐसा र्यूमर्स फैला दिया गया अबाउट अ हर्स पीस ट्रीटी कि उसको ना बहुत ही कठोर ट्रीटी में के अंदर डाल दिया गया है, मतलब उस पर इम्पोज कर दिया गया है, और मतलब कि उसके जो भी अधिकार है ना खलीफा वलीफा के, वो चीज़ को भी क्या करेंगे, वो हटा देंगे। और मुस्लिम के कम्युनिटी के अंदर उस टाइम पे खलीफा का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था। इवन कोई किंग बनता था ना तो उसको खलीफा से वो लेना पड़ता था कि हाँ हम यहाँ पर, दूसरे देश में भी अगर कोई किंग बनता था तो उसे खलीफा से जो है मतलब कि उससे आप ये कह सकते हो कि उससे ऑर्डर लेना वो होता था या उसे बताना होता था। तो इस तरीके से, और ऑटोमन एम्पायर जो था वो था उस टाइम पे स्पिरिचुअल हेड ऑफ द खलीफा। और इस जो हमारे यहाँ पर कमेटी थी इंडिया के अंदर, उस कमेटी के लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों ब्रदर्स थे। दे ऑल्सो वांटेड महात्मा गांधी टू टेक अप द कॉज टू बिल्ड अ यूनाइटेड मास नेशन। वो भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस चीज़ को लेकर और पूरे मतलब कि कलेक्टिवली इसको क्या किया जाए, इसको एक्शन में लाया जाए। So in September 1920 at Calcutta session of Congress, a resolution was passed to launch a non-cooperation movement in support of खिलाफत and also for स्वराज। अब 1920 सितंबर में जो कि कलकत्ता अधिवेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, किसके सपोर्ट में, खिलाफत के सपोर्ट में, और जो हिंदू थे वो स्वराज चाह रहे थे, तो दोनों को साथ में लेकर जो है ये खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था।
तो ये तो है कि रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो अगर पूछेगा कि रेजोल्यूशन पास कब, कहाँ पे, कौन से सेशन में हुआ, तो कलकत्ता सेशन में। लेकिन अडॉप्ट कहाँ पर हुआ, तो वो आप याद रखोगे नागपुर वाले में, ठीक है। इस चीज़ को लेकर आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट, मतलब जब ये मूवमेंट आया तो कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ लीडर्स नहीं भी सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत सारी बहसबाजी हुई, बट स्टिल जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया कांग्रेस बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग द नागपुर कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1920। अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन फुल फोर्स। और उसके बाद वो फुल फोर्स में आ गया, लीडरशिप दे दी गई महात्मा गांधी जी को। अब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था और क्या कह के ये जो मूवमेंट लॉन्च हुआ था, इन इस फेमस बुक हिंद स्वराज, उनकी एक फेमस बुक है हिंद स्वराज, उसमें महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया था, ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडिया। कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियंस ही रीज़न है, जो कि उनका साथ दिया, तभी तो वो उन लोगों ने अपना एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा कर लिया। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। और उन लोगों ने सर्वाइव भी इसलिए किया क्योंकि हम उनका सहयोग करते हैं। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट करने के लिए मना कर दे, तो ब्रिटिश जो रूल है इंडिया में वो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा एक आध साल में, और स्वराज अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है गांधी जी ने कहा था। गांधी जी बिलीव दैट इफ इंडियंस बिगन टू रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूलर्स विल हैव नो अदर वे दैन टू लीव इंडिया। गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट करने के लिए साफ साफ मना कर दें, तो ब्रिटिश रूलर्स जो है ना, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि उन्हें इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब आया तो उसके साथ ही कुछ प्रपोजल दिए गए, तभी तो वो मूवमेंट आएगा एक्शन में। तो उसके अंदर क्या था, सरेंडर ऑफ टाइटल विच आर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितने भी लीडर्स थे, जिनको भी जो भी टाइटल मिला था, उनको गांधी जी ने क्या कहा कि आप क्या करो, उन सारे टाइटल्स को सरेंडर कर दो, उसे वापस कर दो। बॉयकट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्कूल। उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग सिविल सर्विसेज में है, आर्मी में है, पुलिस में है, स्कूल वगैरह जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब क्या करो, बॉयकट करो। फॉरेन गुड्स, बिल्कुल विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल मत करो। और अगर वो फिर भी अपने रिप्रेसिव मतलब कि जो उनका जिस तरीके से वो हमारे साथ करते हैं, अगर वो फिर भी चालू रहा, तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो ये 3-4 प्रपोजल जो है वो लाए गए थे इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है पूरे इंडिया में अच्छी तरीके से फैला, सबने बहुत ही सपोर्ट किया। तो उसमें एक ये वाला लेकिन आपके एग्जाम में पूछते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध। बाबा रामचंद्र लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही लॉन्च दिस मूवमेंट अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। द पीजेंट्स ऑफ अवध हैड टू डू अ बेगार, मतलब कि जो अवध के पीजेंट्स थे उनको बेगारी करनी पड़ती थी। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड डिमांडिंग रिडक्शन इन रेवेन्यू, द एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। इसके पीछे जो है बस थोड़ा सा जो आप पढ़ लेना, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापसी लेना। गांधी जी ने कब वापस लिया और क्यों लिया? गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन February 1922 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर में, जिसके अंदर एक पीसफुल मॉब टर्न वायलेंट एंड क्लैश विद द पुलिस रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ सेवरल पुलिस मैन। इसमें भी यही हुआ कि एक पीसफुल जुलूस जा रही थी और उस पर क्या किया, इस चौरी चौरा वाले पुलिस स्टेशन पे उस पुलिस वालों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। अब क्या भीड़ जो है वो भड़क गई, दोनों में लड़ाई हो गया। उन लोगों ने क्या कर दिया, उस थाने में आग लगा दी। और जो चौरी चौरा वाला थाना था उसमें आग लगा दी, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस लोग मारे गए। अब गांधी जी को ये लगने लगा कि ये जो मूवमेंट है ये तो बड़ा वायलेंट हो रहा है, जबकि मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि वायलेंट होना नहीं चाहिए। तो गांधी जी को ये लगा कि जो मूवमेंट है काफ़ी वायलेंटली हो रहा है और सत्याग्रही जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इससे पहले कि जो है हम अच्छे तरीके से पूरे कंट्री लेवल पे स्ट्रगल करें, उससे पहले हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इस वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। उसके बाद भी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे नेता जो है नाराज़ हो गए और यही एक अच्छा मौका मिला जो कि उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि गांधी जी पड़ गए थे कमज़ोर। अब उसके बाद एक और है आपका साइमन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। द कमीशन वाज मेड टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। मतलब इस कमीशन को इसीलिए बनाया गया था कि हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और उसी के साथ कुछ हम चेंजेस भी करेंगे। अब क्यों? क्योंकि सारे मेंबर जो है उस कमीशन के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर ब्रिटिश ही थे, तो डेफिनेटली वो अपने ही
अपने ही तरफ सोचते, इंडियंस का तो सोचते नहीं। तो इस वजह से इंडियन लीडर्स ने क्या किया, उसका विरोध किया। द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। 1928 में साइमन कमीशन आया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के लीडर्स ने तुरंत कर दिया गो बैक साइमन। ऑल पार्टी ज्वाइन द प्रोटेस्ट, सारे लोग जो है प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुए। इन अक्टूबर 1929 लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड अ वैग्यू ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया बट इट टाइमिंग वॉज नॉट स्पेसिफाइड। अब क्या हुआ, बाद में इरविन अनाउंस करता है कि इंडिया को हम एज ए डोमिनियन स्टेटस मानते हैं, और लेकिन उसने टाइमिंग मेंशन नहीं करी। उसने ये भी ऑफ़र किया कि हम क्या करते हैं, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि और अपने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। ये बात हुई। उसी के बाद जो है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, ये जिसको हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। द सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930। उनके साथ 78 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे, जिसमें से एक फीमेल थी सरोजिनी नायडू, जिसका क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है। दे वॉकड फॉर 24 days टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 miles फ्रॉम साबरमती थ्रू दांडी। Many more joined them in the way. On 6th April 1930, Gandhi ji ceremonically violated the law by boiling sea water. तो कर दिया। द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अलग अलग जो भी मतलब हर जगह नमक कानून को तोड़ा गया। पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट। मतलब जब नमक कानून को तोड़ा, साथ ही के साथ बहुत कुछ भी उन लोगों ने किया। विदेशी कपड़ों को उन लोगों ने बॉयकॉट किया, जो भी किसान थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, जो विलेजेस ऑफिशियल को ज़बरदस्ती रखा गया था उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने जो है फॉरेस्ट लॉ बनाए हुए थे ब्रिटिश लोगों ने, उसको उन लोगों ने नहीं माना। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब इसमें अभी इतना कुछ किया तो ब्रिटिश वाले चुप तो रहेंगे नहीं, उनका भी रिस्पॉन्स आया सामने। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर। अब क्या किया उस गवर्नमेंट ने, क्या किया, जितने भी कांग्रेस लीडर है उसको अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया। अब जब ये किया तो जिसकी वजह से बहुत सारे जगह पर वायलेंट क्लैशेस हो गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको मार रहे हैं, वो उनको अरेस्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जबकि ये भी जो नेशनलिस्ट थे, इधर से लीडर्स थे, उन लोगों ने भी काफ़ी कुछ किया। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर। अब एक महीने बाद जो है गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। पीपल बिगन टू अटैक द सिम्बल्स ऑफ ब्रिटिश रूल। जो भी ब्रिटिश रूल के लिए सिंबल थे ना, वो हर जगह उन लोगों ने वहाँ पर अटैक कर दिया गया। जैसे पुलिस पोस्ट पर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हर जगह उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से लिया। इवन वुमेन और मतलब बच्चों को और महिलाओं को भी पीटा उन लोगों ने। लगभग 1 लाख लोग उस टाइम पे अरेस्ट हुए। अब इतना वायलेंस होने के बाद गांधी जी को फिर से लगा कि नहीं, ये जो मूवमेंट है बड़ा वायलेंटली जा रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और जिस वजह से गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी एग्री हो जाते हैं कि हम आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। जिसके बदले में उसने क्या किया, गवर्नमेंट एग्री हो गई कि जितने भी उसने पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब कि को जेल में रख रखा है, उन सबको वो रिलीज़ कर देंगे। अब गांधी जी जाते हैं 1931 को इसी टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, लेकिन उनके बीच बातचीत अच्छे से नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि गांधी जी टोटल जो है 11 समझौते, मतलब 11 प्रपोजल उनके सामने रखते हैं, जो कि वो मानने से साफ मना कर देता है। तो इस वजह से गांधी जी को वहाँ से वापस आना पड़ता है। गांधी जी जब आते हैं, ही फाउंड द मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर पुट इन जेल। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, मतलब ज़्यादातर लीडर्स को जेल में डाला गया, कांग्रेस को इलीगल वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया। और बहुत सारे मेजर्स लिए जा चुके थे कि कोई भी अब यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, कोई बॉयकट्स नहीं होगा, ये सब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो जिस वजह से महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को लॉन्च किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मतलब दोबारा से लोग उतने एक्टिव नहीं हो पाए, क्योंकि धीरे धीरे ना लोगों के मन में फिर गुस्सा हो रहा था कि जैसे ही हमारा मूवमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो गांधी जी क्या करते हैं, मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। क्योंकि हर टाइप के लोग थे वहाँ पर, कुछ इस टाइप के कि हाँ हमें लड़ाई झगड़े से ही मिलेगी आज़ादी, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग कि हमें शांति से मतलब पूरी जो है
उसी से मिलेगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो निकल कर आई। साथ में डिसेबल डिसोबीडियंस के टाइम पे लिमिट्स भी आ गए। अब लोग अपने में ही लड़ने लग गए। जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन थी उन लोगों ने अलग प्रोविंशियल सीटें की डिमांड कर ली। उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने भी कहा कि हम क्या करें, हमें भी मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्ट्रोड्स चाहिए। तो जिस वजह से काफ़ी सारे क्लासेस हुए। बट ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पूना पैक्ट वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने दलित लोगों के लिए काफ़ी काम किया था, उनका महात्मा गांधी जी के साथ क्लैश हो जाता है एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर दलित्स। जबकि वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड कर लेते हैं दलित के लिए। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 गिव द डिप्रेस क्लास रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस ड्यू विच द रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वॉज। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन्होंने वापस ले ही लिया था उस टाइम पे। तो जिस वजह से मुस्लिम को भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब मुस्लिम को लगा ना कि कांग्रेस वाले सही नहीं है। तो इस वजह से उनके जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो गए। अब वहीं पर जो मुस्लिम लीग का भी जब तक वो हो चुका था, तो वहीं से के जो इम्पॉर्टेंट लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी क्या किया, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड कर दी। और ये कहा कि जो भी हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या किया जाए, सेंट्रल असेंबली के अंदर रिजर्व सीट दिया जाए और एक मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बनाया जाए। तो और बाद में एक सेपरेट कंट्री की भी डिमांड रख दी गई थी, और जो कि बाद में उसी की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। अब नेक्स्ट आपका एक ये दो आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना, एक आध मार्क्स में ही आता है बट आता ज़रूर है। इन द 20th सेंचुरी द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू द विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। जिस तरीके से मारियाना और जर्मेनिया थे जब हमने यूरोप वाले चैप्टर पढ़ा था, उस तरीके से भारत की भी आइडेंटिटी देने के लिए क्या हुआ, एक भारत माता की इमेज आती है, जिसको पेंट किसने किया था, फर्स्टली अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेट एज एन ascetic figure, she is calm, composed, divine and spiritual. Apart from this, Bankim Chandra Chattopadhyay created the image in 1870s. He wrote वंदे मातरम एज एन हेमन टू मदरलैंड, और उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था। लेकिन अगर आप बोलेगा ना कि फेमस इमेज को पोर्ट्रे कौन किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। इमेज को क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लेकिन आपका जो है मोस्टली जो है ना ये वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। बाकी वंदे मातरम तो डेफिनेटली इन्होंने ही लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो यही आपका कंप्लीट चैप्टर है। आई होप जो है आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा ये चैप्टर, और थोड़ा सा आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। बाकी जो है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स डले हुए हैं गाइस, प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी चैप्टर के वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।